बच्चों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी की अभ्युदय योजना की एनडीए की मैथमेटिक्स की क्लास में। कैसे आप सभी लोग? आशा करता हूं स्वस्थ फिट एंड फाइन हो गए। ठीक है। हम लोगों का जो बच्चों लास्ट टाइम पे डिस्कशन स्टार्ट हुआ था वो रियल वैल्यूड फंक्शंस और उनके ग्राफ पर स्टार्ट हुआ था। बहुत सारे ग्राफ हम लोगों ने सीख लिए थे। आज उसी डिस्कशन को हम लोग आगे बढ़ाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बात करने जा रहे हैं अबाउट दी पीस वाइज डिफाइंड फंक्शंस के बारे में। तो बेटा पीस वाइज डिफाइंड फंक्शंस क्या थे? आइए जरा देखते हैं इसमें हम लोग। तो नेक्स्ट हम लोगों की हेडिंग रहेगी पीस वाइज डिफाइंड फंक्शंस। बच्चों एक बात ध्यान कर लो कि ये जो पीस वाइज डिफाइंड फंक्शंस होते हैं बच्चों, इनको समटाइम्स हम लोग हाइब्रिड फंक्शन भी कहते हैं। हाइब्रिड फंक्शन का मतलब क्या हो गया कि कुछ पॉइंट के लिए कुछ वैल्यू और कुछ पॉइंट के लिए कुछ वैल्यू। जैसे मैं आपसे कोई फंक्शन की डेफिनेशन लिखी है, एफ सच दैट आर टू आर लिखी हुई है। ठीक है। और मैं आपसे बोलूं कि एक फंक्शन डिफाइन है एफ एक्स बराबर, एक ब्रैकेट लगा दिया, ये लिखा है एक्स माइनस वन वेन एवर एक्स इज लेस देन टू, और टू एक्स प्लस थ्री वेन एवर एक्स इज मोर देन आर इक्वल टू टू। तो देखो बेटे, इस फंक्शन में जो फंक्शन डिफाइन किया गया है वो दो के लेफ्ट और राइट में डिस्क्राइब किया गया है। इसका मतलब अगर दो से कम वैल्यूज होगी तो फंक्शन क्या होगा? x माइनस वन से डिफाइन होगा, और अगर x की वैल्यू टू से बड़ी या बराबर होगी तो फंक्शन ये डिफाइन होगा। बात समझ में आ गई ना? तो बच्चों इस टाइप के जो फंक्शंस होते हैं आर कॉल्ड पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन। तो बात ये आती है कि पीस वाइज डिफाइंड फंक्शंस को हम लोग इवेल्युएट कैसे करते हैं, पहली बात। और दूसरी बात हम इसमें देखेंगे कि जो इवैल्यूएशन के साथ साथ में हम ये देखेंगे कि इन फंक्शंस को अगर इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना हो तो किस तरीके से किया जाता है, जो हम लोगों को किसी फंक्शन की कंटिन्यूटी या डिफरेंशियबिलिटी समझने में थोड़ा सा आसानी देगा। देखो भाई, तो सबसे पहले मैंने कहा कि जरा इसी क्वेश्चन में आपसे कहना इवैल्यूएट। मैंने कहा एफ ऑफ माइनस टू बताओ क्या होगा, और दूसरा मैंने कहा कि एफ ऑफ थ्री क्या होगा, एफ ऑफ 1.9 क्या होगा, और एफ ऑफ टू क्या होगा। ये चार वैल्यूज निकालनी है। जरा देखो बेटा, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एफ ऑफ माइनस टू की। तो एफ ऑफ माइनस टू किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे हम लोग, यहां पर जरा देखिए। एफ ऑफ माइनस टू का मतलब बेटा ये हो गया कि हम उस फंक्शन की उस डेफिनेशन को यूज करेंगे जिसमें इनपुट जो है वो माइनस टू, मतलब टू से छोटा, माइनस टू क्या नंबर है, टू से छोटा है, तो वो एक्सेप्टेबल हो। तो देखो बेटा, यहां पर एक्स इज लेस देन टू दिया हुआ है, तो यहां पे एफ ऑफ माइनस टू कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे माइनस टू माइनस वन, दैट इज माइनस थ्री। ठीक है, बात समझ में आ गई। लेकिन मान लीजिए आपसे कह दिया भाई एफ ऑफ थ्री बताओ, इसी के लगे यहां देखो बेटा एफ ऑफ थ्री कितना होगा, तो आप क्या कहोगे कि एफ ऑफ थ्री जो होगा, हम लोग कौन सी डेफिनेशन यूज करेंगे, तो बेटा कहोगे कि टू एक्स प्लस थ्री वाली डेफिनेशन जो है यहां पर यूज करी जाएगी। किसके लिए? टू डिस्क्राइब दी वैल्यू ऑफ द फंक्शन। ठीक है ना? तो देखो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ थ्री कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे कि वी विल पुट थ्री इन टू एक्स प्लस थ्री, तो थ्री टू द सिक्स प्लस थ्री कितना आ गया, सेवन आ गया। बेटा एफ ऑफ 1.9, 1.9 is a value which is less than 1. We will use the first definition which is x minus 1. So we will put 1 minus 1.9 minus 1. This is 0.9. This is the value of f of 1.9. What is the value of 2? तो आप क्या कहोगे कि f of 2 जो है यहाँ पे इक्वलिटी इसमें डिस्क्राइब हो रही है, इसमें नहीं लिखेंगे तो आ जाएगा 2 इंटू टू प्लस थ्री, मतलब ये जाएगा 7। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? आगे बढ़ जाए हम लोग।
अब देखिए आपसे कहा क्या जा रहा है, आपसे कहा जा रहा है कि मैं आपसे कहूं कि इसका ग्राफ कैसे बनाया जाता है। बेटा अगर मैं तुमसे बोलूं कि भाई इसका ग्राफ ड्रॉ करिए, मान लो क्वेश्चन वही लिखा हुआ है, x minus 1 whenever x is less than 2, 2x plus 3 whenever x is more than or equal to 2। तो देखो बेटा क्या करें, इसमें सिंपली क्या करते हैं कि हम लोग एक ग्राफ बना रहे हैं, उसके लिए एक टेबल बना दिया मैंने। टेबल में वैल्यूज किस तरीके से रखेंगे जरा इसको देखो। ठीक है, अब देखो बेटा यहां पर जो फंक्शन दिया हुआ है लेस देन 2 पे दिया हुआ है, तो एक काम कर लेते हैं कि सबसे पहले लिखते हैं कि जब x की वैल्यू 0 दी हुई है, तो x वैल्यू 0 माने 2 से छोटी है, इसमें आंसर कितना आ जाएगा, जो fx मतलब y जो है वो कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। फिर हमने कहा कि भाई x की वैल्यू जो है 1 रख लेते हैं, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तीसरी वैल्यू क्या रख दें कि भाई हमने कहा कि x जो है वो 2 के बराबर नहीं है, तो 2 के बराबर नहीं है इसका मतलब फर्स्ट डिविजन यूज करोगे, तो इसका मतलब y जो है वो 1 के बराबर नहीं होगा, यहां पे 2 रखोगे ना। अब मैंने कहा x बराबर 2 रख दिया, 2 रखने पे क्या मिलेगा, 2 रखने पर हम लोगों को 5 मिल 4 3 7 मिल जाएगा। x बराबर 3 रख दो, 3 2 6 और y 9 मिल जाएगा। बस इतनी वैल्यू से काम चल जाएगा हमारा। देखो भाई क्या करा जाए, ग्राफ कैसे बनाए। वैल्यूज का ले रहे हैं, देखिए पहले 0 ले रहे हैं, 1 2 3 बस चलिए, 1 2 3 4। यहां पे y की वैल्यू 9 तक जा रही है, तो 1 2 3 4 5, थोड़ा सा और बढ़ाना पड़ना पड़ेगा, 6 7 8 9। इधर पे कहां तक जाना है, -1 -2 -3। देखो बेटा x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू -1 है, इसका मतलब पॉइंट ये तुम्हारा हो जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या है, जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 0 है, मतलब ये पॉइंट हो गया। जब x की वैल्यू 2 नहीं है तो y की वैल्यू 1 नहीं है, मतलब ये 2 नहीं है y 1 नहीं है, तो इसलिए ग्राफ बनेगा यो। इस पर गोला जो है हम लोग हॉलो बना देंगे, मतलब इसमें कोई भी डार्क गोला नहीं होगा। ठीक है, अब क्या करो, इस पॉइंट को मिला दीजिए आप। ठीक है, ये जो बड़ा ग्राफ बना वो आपका बना x-1 का, कहां तक बनाना था पता है इसको, लेस देन 2 वैल्यू तक का बनाना था। अब x बराबर 2 पर y की वैल्यू कितनी है, 2 रखने पर वी आर गेटिंग द वैल्यू 7, तो 3 4 5 6 7 मिल जाएगी, तो हमने यहां पे बना दी वैल्यू एक, जब हमने 2 शामिल कर लिया। और 3 पे क्या मिल रही है, जब हमने x की वैल्यू 3 रखी है तो y की वैल्यू मिल रही है 7, मतलब ये मिल जाएगा तुम्हारा, y की वैल्यू 9 मिल रही है, 9 मैंने यहां मिल गया।
तो बेटा अगर मैं तुमसे कहूं कि इसका ग्राफ कैसा बनेगा, तो आप लोग कहोगे भाई ग्राफ जो है उसका वो यहां से स्टार्ट होके ये ऊपर की ओर बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, सबको विजिबल है बेटा, यहां पे दिखाई पड़ रहा है? ठीक है ना? तो दिस इज द ग्राफ ऑफ अ पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन। अगर तुम्हें समझ में आ गया है बेटा, तो एक काम मेरे कहने से करना, एक फंक्शन दिया हुआ है, आर टू आर दिया है, एफ एक्स बराबर एक्स प्लस वन है वेन एवर एक्स इज मोर देन आर इक्वल टू -2, और 3 है वेन एक्स इज लेस देन -2। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? अब इसका ग्राफ आपको शो बनाना है, आप देखिएगा कि ग्राफ इसका कैसे बनेगा, और मुझे बना के आप बताइए कि आप लोग बना पाए या नहीं बना पाए। ठीक है, आइए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। फिर बेटा हम लोग बात करने जा रहे हैं अबाउट दी मॉडुलस फंक्शन, या जिसे हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन बोलते हैं। ठीक है ना? बेटा इस फंक्शन की खास बात क्या होती है, आपको मैंने बताया था कि इसमें ये भी एक पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन है। इसकी डेफिनेशन ये होती है कि एफ एक्स की वैल्यू एक्स होगी व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, माने पॉजिटिव हो, और माइनस एक्स होगी व्हेन एवर एक्स इज नेगेटिव लेस देन 0 हो। ठीक है, अगर बच्चों इसका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन हम लोग करें, तो आपको पता है कि इसका ग्राफ जो है वो वी शेप्ड कर्व बनता है। ये मान लीजिए आपकी कोऑर्डिनेट सिस्टम बना हुआ है आपका, और हम लोग क्या करने जा रहे हैं, इसका ग्राफ बनाने जा रहे हैं। वो ग्राफ कुछ इस शेप का बनता है बेटा। ये y बराबर एक्स लाइन का पॉजिटिव पार्ट ले लिया जाता है, और इसी तरीके से y बराबर माइनस एक्स लाइन होती है, उसका पॉजिटिव पार्ट, माने एक्स एक्सिस के एबव वैल्यू जो मिल रही है उस पार्ट को ले लेते हैं। एक्चुअली में ये ऐसे बनता है। ये जब मॉडुलस ले लेते हैं तो ये पार्ट जो नीचे की ओर है, ये वाला पार्ट, ये पार्ट हम लोग भूल जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया बेटा, ये y बराबर मॉड एक्स से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, और इसकी डिफरेंशियल क्या है कि x जब x पॉजिटिव हो, माइनस एक्स व्हेन x नेगेटिव हो। जैसे मैं तुमसे कहूं f ऑफ -3 क्या होगा, तो आप कहोगे मॉड ऑफ -3, और मॉड ऑफ -3 माने क्योंकि अंदर नेगेटिव, तो माइनस ऑफ -3, ये हो जाएगा 3। जैसे मैं कहूं f ऑफ 7 कहा जाए, तो मॉड ऑफ 7, मॉड के अंदर पॉजिटिव वैल्यू, 7 डायरेक्टली तो बिना किसी हेजिटेशन के। समझ में आ रही बात आपको? कोई कंफ्यूजन तो नहीं बेटा इसमें? तो चलो मैं बात को आगे बढ़ाता हूं। देखो भाई, नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं अबाउट दी प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस फंक्शन। बेटा मॉडुलस फंक्शन की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, तो आइए वन बाय वन डिस्कस करते हैं, और इसके सवाल किस तरीके से इस रिलेटेड प्रॉब्लम को कैसे किए जाते हैं उस पर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली बात कहती है बेटा, अगर मान लीजिए एक्स और वाई कोई दो रियल नंबर हैं, तो मॉड ऑफ एक्स वाई जो होगा वो मॉड ऑफ एक्स और मॉड ऑफ वाई के प्रोडक्ट के बराबर होगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। दूसरी बात बेटा ये कि अगर मान लो दो कॉम्प्लेक्स वो दो रियल नंबर्स जो हैं वो डिवीजन में हैं, तो उनका मॉडुलस जो होगा वो दोनों के इंडिविजुअल डिवीजन के बराबर होगा। नंबर 3, अगर कभी मैं तुमसे कहूं कि
माइनस एक्स का मॉड क्या होगा, तो माइनस एक्स का मॉड वही होगा जो मॉड एक्स का मॉड होगा। ठीक है ना, मतलब मैं तुमसे कहूं माइनस थ्री की वैल्यू कितनी है, तो थ्री, और थ्री की वैल्यू कितनी है, वो भी थ्री है। मतलब इसमें इनपुट में, इस मशीन में चाहे नेगेटिव वैल्यूज दीजिए और चाहे आप पॉजिटिव वैल्यू दीजिए, हमेशा क्या होगा, रिजल्ट जो है वो हमेशा पॉजिटिव ही मिलेगा। जैसे मान लो मशीन में नहीं हुई मॉड मशीन, तो मॉड मशीन में आप चाहे माइनस थ्री दीजिए और चाहे प्लस थ्री दीजिए, ये मशीन क्या करेगी, ये मशीन जो है आउटपुट में सिर्फ प्लस थ्री निकालेगी। ठीक है, तो अगर मैं तुमसे कहूं कि इसका ग्राफ देख के मुझे ये बताओ, ऊपर से ग्राफ बना हुआ है, तो इस फंक्शन के ग्राफ से, ये दिस इज द ग्राफ ऑफ y बराबर मॉड x, तो मेरा सवाल है कि व्हाट इज इट्स डोमेन, तो डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या हो गई, डोमेन ऑफ द फंक्शन हो गई ऑल रियल वैल्यूज। ठीक है ना, कुछ भी रख सकते हो इसमें, लेकिन रेंज क्या है बेटा, तो रेंज आप कहोगे जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक की वैल्यूज जो है इसमें रखी जाएंगी। समझ में आ गई बात आपको, ठीक है बेटा, समझ में आ गया आपको, कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है इसमें, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन कंसेप्ट था इसका। अब जरा बात को फिर मैं आगे बढ़ाने जा रहा हूं। आप लोग इसमें देखिए कि चौथी प्रॉपर्टी क्या है बेटा इसकी, प्रॉपर्टी नंबर 4 ये कहती है कि कभी अगर मान लीजिए मॉड एक्स लेस देन आर इक्वल टू ए लिखा है, जहां पे ए कोई पॉजिटिव रियल नंबर है, ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बेटा, जो एक्स होगा वो हमेशा लेस देन आर इक्वल टू ए और मोर देन आर इक्वल टू माइनस होगा, मतलब एक्स की वैल्यू माइनस से प्लस ए के बीच लाई करेगी। ठीक है, इसी तरीके से बेटा अगर मैं तुमसे कहूं कि मॉड एक्स मोर देन आर इक्वल टू ए है, तो इसका मतलब हो जाएगा कि x इज लेस देन आर इक्वल टू माइनस ए और x इज मोर देन आर इक्वल टू प्लस ए, क्योंकि माइनस ए से छोटा होने का मतलब क्या हो गया कि ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज को ही प्रोवाइड करेगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा इसमें। अब देखो प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या कहती है, प्रॉपर्टी नंबर 6 ये कहती है कि अगर कभी मान लीजिए दो नंबर आपस में जुड़े हुए हैं x प्लस वाई, तो इसका जो मॉडुलस होता है वो इन दोनों मॉडुलस के इंडिविजुअल सम से हमेशा छोटा रहेगा, और इक्वलिटी तब लाई करेगी जब वो x और y एक स्ट्रेट लाइन में एक के बाद एक लाई करें, तब उस कंडीशन में इक्वलिटी लाई करेगी, अदरवाइज हमेशा मॉड ऑफ x प्लस वाई लेस देन आर इक्वल टू मॉड x प्लस मॉड y से रिप्रेजेंट होता है। इस बेटा इनइक्वलिटी को हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम ट्रायंगल इनइक्वलिटी बोल देते हैं। ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। अब जरा देखो इस पर प्रॉब्लम कैसे पूछी जाती है, जैसे मैंने तुमसे पहले कहा सॉल्व करो, मैंने कहा सॉल्व करो भाई मॉड x बराबर 5 सॉल्व करो, तो अब तुम कहोगे मॉड x की वैल्यू 5 कब होगी, तो कहोगे जब x बराबर प्लस माइनस 5 होगा। ठीक है ना, अगर माइनस 5 होगा तो भी मॉड प्लस 5 देगा, और अगर नेगेटिव 5 होगा तो भी पॉजिटिव 5 आ जाएगा, है ना, पहला क्वेश्चन। भाई दूसरा क्वेश्चन मान लो तुम्हारे सामने दिया हुआ है कि मॉड ऑफ 2x प्लस 3 बराबर 10 लिखा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब आएगा 2x प्लस 3 बराबर 10 और 2x प्लस 3 बराबर माइनस 10। इसका मतलब क्या हो गया भाई, इसका मतलब हो गया कि x बराबर 7/2 और x बराबर -13/2, ये आंसर आ गया। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मान लो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि मॉड x प्लस 1 बराबर -5। देखो सिंपली यहां बेटा -5 लिखा हुआ है, इधर मॉड लगा है, इधर हमेशा पॉजिटिव वैल्यू है और यहां पे क्या लिखा हुआ है, नेगेटिव वैल्यू, तो कभी पॉजिटिव वैल्यू कभी नेगेटिव वैल्यू के बराबर हो सकती है नहीं, तो ऐसी क्वेश्चन में मॉडुलस इक्वेशन का कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा, तो इसमें क्या होगा बच्चों, आप कहोगे नो सोल्यूशन। ठीक है, आगे बढ़ जाए। अब देखिए पार्ट नंबर 4 पे आ जाते हैं। आपसे लिखा हुआ है कि बेटा मॉड ऑफ x प्लस 3 बराबर मॉड ऑफ 2x माइनस 4, इसे सॉल्व करना है।
देखो यहां पर दोनों तरफ मॉड लगा हुआ है, इसका मतलब क्या हो गया, x प्लस थ्री जो होगा वो 2x माइनस फोर होगा, या x प्लस थ्री बराबर माइनस टू एक्स प्लस फोर होगा। कोई दिक्कत तो नहीं है, मतलब एक बार प्लस लगा दिया एक बार माइनस की। ध्यान रखना बेटा कि अगर कभी भी मॉड x बराबर मॉड y लिखा है तो इसका मतलब x बराबर y और x बराबर माइनस वाई, ऐसे होगा, ध्यान रखना। ठीक है, तो सॉल्व करो बेटा, कितना आ जाएगा, x बराबर 7 आ जाएगा, यहां से 3x बराबर 1 आ जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई 7 और x की वैल्यू 1/3। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा इसमें? कोई कंफ्यूजन? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन वो बात करने जा रहे हैं जिनमें मॉडुलस के साथ में साइन ऑफ इनइक्वालिटी भी दिया हो। जैसे मैं तुमसे कहूं कि भाई मॉड एक्स लेस देन 5 कैसे सॉल्व करना है। अभी मैंने बताया था ना बेटा कि अगर कभी भी मॉड एक्स किसी नंबर से छोटा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू 5 और -5 के बीच लाई करेगी, तो इसका सिंपल आंसर हो गया ये। ठीक है, अब क्वेश्चन है दिया है दूसरा, मान लीजिए मॉड एक्स इज मोर देन आर इक्वल टू 3 लिखा है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे कि एक्स जो है वो लेस देन आर इक्वल टू -3 और एक्स इज मोर देन आर इक्वल टू 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए सपोज करिए क्वेश्चन लिखा है 2x -5 लेस देन 3, इसे सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व किया जाएगा भाई, तो आप कहोगे 2x -5 जो होगा वो लेस देन 3 या ग्रेटर देन -3। बट अगर यहां इक्वलिटी लगी होती तो यहां पे इक्वलिटी लगाते, अगर इक्वलिटी नहीं लगी हुई है तो इक्वलिटी आप नहीं लगाओगे। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? ठीक है, समझ में आ गई बात। तो अब देखो बेटा हमें क्या निकालना है, वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो क्या करें, दोनों जो तीन पार्ट दिए, ये पार्ट और ये पार्ट, सब में 5 जोड़ दो। ये कितना आ जाएगा, 2 लेस देन 2x लेस देन 8, कितना आ जाएगा भाई, 1 लेस देन x लेस देन 4। ये तुम्हारा आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम बेटा क्या है तुम्हारी, नेक्स्ट प्रॉब्लम ये दी हुई है कि सॉल्व करना है 3 - 2x ग्रेटर देन 9। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया 3 - 2x इज लेस देन आर इक्वल टू -9 और 3 - 2x इज मोर देन आर इक्वल टू 9। यहां पे इक्वलिटी लगा दे रहे हैं। अगर इक्वलिटी लगी है तो यू विल यूज इक्वलिटी, अगर इक्वलिटी नहीं लगी है तो इक्वलिटी यूज करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो बेटा ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2x इज मोर देन आर इक्वल टू 12 और 2x इज लेस देन आर इक्वल टू -6। तो x इज मोर देन आर इक्वल टू 6 और x इज लेस देन आर इक्वल टू -3। दिस इज योर आंसर। तो बेटा कई बार इसको आंसर इंटरवल में लिख दिया जाता है, तो ऐसे लिखेंगे x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से -3 यूनियन 6 से लेकर इन्फिनिटी तक। कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों इसमें? अब बेटा देखो कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है जो दो ग्राफ से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, तो आपसे कहा गया फाइंड दी नंबर ऑफ रियल
solutions of mod x is equal to x cube by making the ग्राफ। ये तो मैंने अपनी तरफ से बढ़ा दिया है, आपसे सीधे बोला गया कि मॉड एक्स बराबर एक्स क्यूब के नंबर ऑफ सोल्यूशन कितने होंगे। तो देखो, जिस बच्चे को मॉड एक्स का ग्राफ और एक्स क्यूब का ग्राफ पता होगा उसके लिए क्वेश्चन समझ लो बहुत आसान हो गया। क्या किया जाए, देखो फटाफट एक ही एक्सिस के ऊपर दोनों ही ग्राफ बनाए जाए। ठीक है, तो सबसे पहले ग्राफ बनाते हैं मॉड एक्स का। तो बेटा मॉड एक्स ग्राफ ऐसे बनता है ना, यूं। ये ग्राफ बन गया। अब क्या करें, अभी हम लोग करने जा रहे हैं ग्राफ मॉड एक्स क्यूब का। मॉड एक्स ग्राफ बन गया, बनाना एक्स क्यूब ग्राफ। तो बेटा आपको पता है कि एक्स क्यूब जो होगा ग्राफ वो कुछ इस तरीके जाएगा, यूं। इस तरीके का। तो ये ग्राफ एक्स क्यूब का है और ये मॉड एक्स का ग्राफ है। आप जरा देखो कि मॉड एक्स क्यूब, वो एक्स क्यूब और मॉड एक्स कितने पॉइंट पे मिल रहे हैं। तो आपने देखा एक पॉइंट तो ये बन गया और एक पॉइंट तुम्हारा ये बन गया। तो यू आर गेटिंग टू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मॉड एक्स विद एक्स क्यूब। तो देयरफॉर देयर आर टू रियल सॉल्यूशंस ऑफ द मॉडुलस इक्वेशन। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा इसमें। आओ जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन मॉड के जो होते हैं वो कैसे डिस्क्राइब किए जाएंगे। जैसे मैं तुमसे कहूं कि सॉल्व करो एक्स स्क्वायर प्लस 4 मॉड एक्स माइनस 5 बराबर 0। देखो बच्चों, यहां पर मॉड एक्स लिखा हुआ है। मॉड एक्स की प्रेजेंस की वजह से क्वेश्चन नॉर्मल फैक्टराइजेशन के लिए मेथड से करना सही नहीं रहेगा। सो व्हाट विल वी डू, आपको एक बात मैंने बताया था अभी, फिर सुन लीजिए कि कभी भी बेटा मॉड एक्स लिखा हुआ है तो मॉड एक्स का मतलब होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर। इसका मतलब अगर मैं तुमसे कहूं कि मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर कितना होगा, तो एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर के स्थान पर वी कैन पुट मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, चलो तो मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 मॉड एक्स माइनस 5 बराबर 0। ये कितना आ जाएगा, आप कहोगे मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर, फैक्टर कर ले रहे हैं, 5 ऑफ मॉड एक्स माइनस मॉड ऑफ एक्स माइनस 5 बराबर 0। ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मॉड ऑफ एक्स प्लस 5 एक ब्रैकेट में, मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 एक ब्रैकेट में। तो इसका मतलब हो गया मॉड एक्स बराबर माइनस 5 या मॉड एक्स बराबर 1। बेटा मॉड एक्स बराबर माइनस 5 नॉट पॉसिबल। क्यों भाई, मैंने क्या बताया था, इसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा। क्यों, क्योंकि मॉड हमेशा आउटपुट कैसा देता है, पॉजिटिव आउटपुट देता है, और पॉजिटिव आउटपुट कैन नॉट बी इक्वल टू दी निगेटिव आउटपुट। ठीक है, फिर देखिए मॉड एक्स बराबर 1 है, तो मॉड एक्स बराबर 1 का मतलब क्या होगा, एक्स बराबर प्लस माइनस 1। इसका मतलब बेटा इस सवाल का जो आंसर होगा बेटा वो क्या होगा, हमेशा प्लस माइनस 1 होगा। कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा अब जरा देखो, अगला क्वेश्चन तुम्हारा दिया हुआ है, हमें सॉल्व करना है एक्स स्क्वायर माइनस मॉड एक्स माइनस 2 इज मोर देन आर इक्वल टू 0। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा इसमें। तो अभी सवाल को बेटा क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ एक्स माइनस 2 मोर देन इक्वल टू 0। अभी क्या करेंगे, देखो फिर क्या किया इसमें, इसमें बेटा फिर हम लोगों ने अब ये इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है। तो हम लोग क्या करें कि यहां पर इस मॉड को y मान लें, क्योंकि ऐसी इनइक्वालिटी सॉल्व करने के लिए अब मॉड भी लगा हुआ है और x भी लगा हुआ है, तो हमने इसको y मान लिया। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस वाई माइनस 2 इज मोर देन इक्वल टू 0। ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा y माइनस 2 एक ब्रैकेट में और y प्लस 1 एक ब्रैकेट में। ये तो आएगा ना।
अब देखो इसका मतलब बेटा क्या हुआ, जब ऐसी इनइक्वालिटी सॉल्व करेंगे तो हम लोग नंबर लाइन बनाते थे, याद है ना। यहां पर -1 और 2 बनाते, इसको जब इक्वल टू 0 रखते थे तो क्रिटिकल पॉइंट निकलते थे ना। क्रिटिकल पॉइंट्स आर y बराबर 2 और -1। अभी क्या करो, ऐसे नंबर लाइन पर इस तरीके के वो बना दिए, प्लस माइनस और प्लस। ठीक है, कौन सी वैल्यू चाहिए बेटा, पॉजिटिव वैल्यू। इसका मतलब क्या हो गया कि y इज लेस देन आर इक्वल टू -1 और y इज मोर देन आर इक्वल टू 2। लेकिन बच्चों y का मतलब क्या है, तो आप कहोगे y का मतलब है मॉड x। तो मॉड x इज लेस देन आर इक्वल टू -1 पॉसिबल है क्या? कभी मॉड नेगेटिव हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। ठीक है, तो y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू माने मॉड x इज मोर देन आर इक्वल टू 2। अभी आपको पता है इस टाइप की इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व करते हैं, तो आप कहोगे x is less than or equal to -2 or x is more than or equal to 2। This is your final answer। ठीक है ना, कोई कंफ्यूजन तो नहीं बेटा इसमें। तो इसका आंसर अगर मैं तुमसे कहूं कि इंटरवल में क्या होगा आंसर, तो कहोगे x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटिव से -2 यूनियन 2 से लेकर इन्फिनिटिव तक। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, समझ में आ गई बात। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं बच्चों अबाउट दी सिग्नम फंक्शन के बारे में। बेटा सिग्नम फंक्शन भी एक पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन है, जिसकी परिभाषा ये होती है, ये x अपॉन मॉड x होता है, ये कई बार मॉड x अपॉन x भी लिख देते हैं, जब x की वैल्यू 0 नहीं है। और इसको फंक्शन को डिफाइन किया जाता है x बराबर 0 पर 0 डिफाइन कर दिया जाता है। ठीक, अगर मैं तुमसे कहूं कि इस जो लिखा हुआ है आपके सामने, अगर इसको और बेहतर बना दें, बेहतर कैसे बना दें, मतलब मॉड को रिडिफाइन कर दें, तो बच्चों fx की वैल्यू क्या होगी। अब मॉड में, मॉड की परिभाषा में दो परिभाषाएं होती है ना, या तो 0 से कम या 0 से ज्यादा। तो जब नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब दो केस होंगे। पहला केस क्या होगा कि x 0 से बड़ा है, या तीसरा केस क्या होगा, x 0 से छोटा है। तो हम लोगों ने क्या कर दिया भाई, अगर हमने कहा कि इसको x 0 से छोटा है, तो मॉड x जो होगा इसमें क्या होगा, इसमें मॉड x जो होगा वो -x हो जाएगा। और बच्चों इसमें क्या होगा, मॉड x जो है वो x के बराबर हो जाएगा। तो यहां कितना आ जाएगा, x अपॉन -x मतलब -1 कब, जबकि x नेगेटिव है, 1 जबकि x पॉजिटिव है, और 0 when x is equal to 0। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सिग्नम फंक्शन। ठीक है ना, दिस इज योर सिग्नम फंक्शन। समझ में आ गई बात, कोई कंफ्यूजन तो नहीं बेटा इसमें। अब अगर मैं तुमसे कहूं कि भाई ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, तो आइए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं फटाफट। इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बेटा ये है, देखो ये हम लोगों ने डार्क यहां पे सर्किल बना दिया और यहां पे लाइट सर्किल बना दिया है। ठीक है, तो अब यहां पे क्या हो रहा है, ये बेटा 1 है और ये आपका -1 है और ये 0,0 है। अभी मैं क्या करने जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू ड्रॉ द ग्राफ। ठीक है, ग्राफ बन गया। इधर ग्राफ बन गया। देखो ये आप यहां पर देखिए, ये जो लाइन बनी हुई है, दिस लाइन इज y बराबर 1, दिस लाइन इज y बराबर -1, और ये लाइन आपकी 0 है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा, अगर मैं आपसे बोलूं कि इस ग्राफ को देख के आप मुझे बता सकते हैं इस फंक्शन की डोमेन और रेंज क्या होगी,
तो आप कहोगे डोमेन ऑफ द फंक्शन जो है वो ऑल रियल वैल्यूज है। क्यों? क्योंकि जीरो भी रख सकते हो, जीरो से छोटी भी रख सकते हो, जीरो से बड़ी भी रख सकते हो। तो डोमेन ऑफ द फंक्शन ऑफ सिग्नम फंक्शन इज ऑल रियल वैल्यूज। अगर मैं तुमसे बोलूं कि व्हाट इज इट्स रेंज, तो आप कहोगे रेंज होगी इसकी, वो तीन वैल्यूज हैं, -1, 0 और 1। ठीक है? तो रेंज में हमें सिर्फ तीन आउटपुट मिलना है, कुछ भी रखोगे तो -1 मिलेगा, या 0 मिलेगा, या फिर आपको 1 मिलेगा। ठीक है? अब जरा मैं तुमसे पूछूं एक सवाल, मैं यहीं पर ग्राफ बना हुआ है लगे हाथ में पूछ दे रहा हूं कि फाइंड द सॉल्यूशन मॉड x बराबर एस जी एन एक्स। एस जी एन का मतलब बेटा क्या हो गया? सिग्नम एक्स हो गया। तो देखो मैंने क्या कहा था कि भाई अगर कभी भी इस तरीके के क्वेश्चन आए तो सिंपली आपको क्या करना है, आपको ग्राफ बना देना है। ग्राफ बना दो भाई। ये ग्राफ ये बनाया तो कैसे? ये ऐसे बन गया, ये मॉड ग्राफ बन गया ना, मॉड एक्स ग्राफ बन गया। अब जरा देखो बच्चों इसमें कि दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है। देखो एक जगह तो यहां मिल रहा है और एक तुमको यहां मिल रहा है। ठीक है? तो इस जगह पर y बराबर क्या है बेटा? y बराबर हमेशा यहां पे 1 है ना। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि इसकी सोल्यूशन क्या होगा, कि मैंने x की वैल्यूज क्या होंगी, तो आप कहोगे x की वैल्यू होगी 0 या x की वैल्यू 1। तो देयर आर टू पॉसिबल सोल्यूशन विच आर x बराबर 0 एंड x बराबर 1। समझ में आ गई बात? अब देखो इसके बाद में बेटा बात करते हैं हम लोग अबाउट दी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस। Sometimes this function is also called unit step function. भाई यूनिट स्टेप फंक्शन क्या होता है, आइए जरा इसके बारे में बात करते हैं। तो यूनिट स्टेप फंक्शन या ग्रेटर देन फंक्शन जो है वो इस तरीके से डिनोट किया जाता है। और ये क्या होता है? रियल नंबर के सेट से रियल नंबर के सेट में डिफाइन हो रहा है। ठीक है? इस फंक्शन को बेटा बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसकी खास बात क्या होती है? इसकी खास बात ये होती है, जैसे मैं नंबर लाइन पे तुमसे पूछूं एक बार, मैंने एक नंबर लाइन बना दी है, बना दी। अब इस पर हमने, ये बन गया 0, ये बन गया 1, ये बन गया 2, ये बन गया 3, ये बन गया 4। एक पॉइंट यहां लिखा हुआ है, यहां पे -1, -2, बहुत सारे वैल्यूज दी हुई है ऐसे। एक पॉइंट यहां लिखा 3.6 लिखा हुआ है। तो 3.6 से पहले कितने इंटीजर्स हैं? तो आप लोग कहोगे 3.6 से पहले इनफाइनाइट इंटीजर्स हैं, है ना। तो इनफाइनाइट इंटीजर में सबसे बड़ा कौन है? तो कहोगे सबसे बड़ा माने इसके पास वाला, ये बड़ा है। तो इसका मतलब मैं तुमसे पूछूं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 3.6 की वैल्यू कितनी होगी, तो आप कहोगे 3 होगी। अगर मान लो मैं कहता कि 1.999, वो यहां पड़ेगा ना। तो मैं तुमसे पूछूं 1.99 से पहले कितने इंटीजर्स हैं, तो आप कहोगे देयर आर इनफाइनाइट इंटीजर्स विच आर लेस देन 1.99। तो इसमें इन सारे जितने भी इंटीजर थे, सबसे छोटा इंटीजर कौन सा है, वो तो नहीं बता पाओगे। लेकिन मैं तुमसे कहूं कि इसके सबसे पास में जो है, इस सब में सबसे बड़ा कौन सा है, तो आप कहोगे 1। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1.99 की वैल्यू आ जाएगी 1। समझ में आ गई बात? अच्छा अब मान लो नेगेटिव वैल्यू के बारे में बात करते हैं। मैंने कहा कि -2.4 लिखा है। अब -2.4 कहां होगा, यहां या यहां? तो आप कहोगे नहीं सर यहां पे होगा, कि -2.4 -3 के नजदीक होगा। तो -2.4 के ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप कहोगे इट विल बी -3। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? समझ में आ गई बात? चलिए फिर बात को मैं आगे बढ़ाता हूं। अब अगर मैं तुमसे कहूं कि इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ कैसे बनता है, आइए फटाफट देख लेते हैं ग्राफ।
ये 0, ये 1, ये 2, देखो सबसे पहले हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हम लोग एक अलग कलर ले लेते हैं जिससे तुम्हें क्लियर हो, चीज दिखाई पड़े। जैसे बेटा मैंने 0 से 1 तक की कोई भी वैल्यू ले ली, तो मैं जो डार्क ग्रीन कलर बना रहा हूं वो उस y फंक्शन की वैल्यू है। ये देखो, मतलब अगर हम 1 छोड़ के कोई भी वैल्यू कंसीडर कर लें तो हमेशा इसका आंसर क्या आएगा, तो आप कहोगे इसका जो आंसर आएगा वो 0 आएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब देखिए, जैसे मैं तुमसे कहूं कि मुझे पहले पॉइंट्स बना लिख दूं, थोड़ा बढ़िया लगेगा देखने में। जैसे ही तुम्हारा हो गया 1, 2, 3, 4, 5, यहां कितना हो गया 1, 2, 3, 4, 5, निगेटिव में 1, 2, 3, 4, 5, निगेटिव में 1, 2, 3, 4, 5, पॉजिटिव में 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, -4, -5, -1, -2, -3, -4, -5, इधर काम चल जाएगा। अब देखो, मैंने कहा कि भाई अगर x की वैल्यू 2 ना होके 2 से लेकर कोई भी वैल्यू 1 तक शामिल है, ठीक है, तो एक काम कर लेते हैं जरा सा। हम्म, देखो ग्रीन कलर से हम आंसर बना रहे हैं। देखिए 1 से लेकर 2 तक ना शामिल हो कोई भी वैल्यू ली जाए तो उसका आंसर हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। 1 माने जो डार्क कलर की वैल्यू बनी हुई है, दिस इज योर वैल्यू ऑफ द फंक्शन। ठीक है, अब जरा देखो, अब 3 शामिल नहीं है और आप यहां तक ले जा रहे हैं, तो मैं डार्क कर दे रहा हूं, उसको समझ लेना। ये क्या हो गई बेटा, वैल्यू ऑफ द फंक्शन हो गई। अगर आप देखो तो यहां पर जितना का डिफरेंस कितना आ रहा है, एक आ रहा है ना, देखो ये एक एक एक, तो जैसे लग रहा है कि सीढ़ियां बनी है जिसकी ऊंचाई कितनी है, एक, तो इसीलिए इसको बेटा हम लोग यूनिट स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं। अब जरा आ जाओ इसके ऊपर, हमने क्या कहा कि भाई एक्स की वैल्यू जो है वो आप 0 छोड़ के आप कोई भी वैल्यू ले लीजिए, तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी, y की वैल्यू मिलेगी -1। ये एक्चुअली -1 यहां लिखा हुआ, ये -2 है, ये -3, ये -4, ये -5, -6। ठीक है, अब जरा देखो, हमने x की वैल्यू -1 नहीं ली है, -1 से लेकर अगर कोई भी वैल्यू हम बेटा चाहते हैं तो उसकी y की वैल्यू कितनी मिलेगी, जो डार्क बन रहा है वो y की वैल्यू है। इधर है, ये देखिए क्या मिल रहा है, -3। ठीक है ना, तो यहां भी देखिए आप लोग क्या बन रहा है बेटा, ये एक यूनिट स्टेप बन रहा है, नहीं बन रहा है। ठीक है, तो तुमने क्या देखा बेटा, अगर -2 से लेकर -3 तक जा रहे हैं, -2 शामिल नहीं है, तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी, -3 मिलेगी। ठीक है ना, समझ में आ गई बात, नहीं आ गई? तो ग्राफ आपका क्लियर है एकदम ये। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं अबाउट दी प्रॉपर्टीज, क्योंकि इस पे बेटा प्रॉब्लम जो है एग्जाम में पूछी जाती है।
प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। बेटा प्रॉपर्टीज क्या है? तो पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है? पहली प्रॉपर्टी ये कहती है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x अगर लिखा हुआ है और ये x के बराबर हो जाएगा अगर x कोई इंटीजर हो। मतलब जैसे मैं कहूं -3 कितना होगा, तो आप कहोगे -3। 2 कितना होगा? 2। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी क्लियर हो गई। फिर हमने कहा कि भाई जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x है ये हमेशा लेस देन x होता है, लेकिन शर्त कब है? शर्त इंटीजर ना हो। अगर इंटीजर है तो वैल्यू बराबर हो जाएगी, और अगर x इंटीजर नहीं तो उसकी वैल्यू हमेशा x से छोटी होगी। जैसे मैं तुमसे कहूं 1.97, इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1, तो लेस देन 1.97 है कि नहीं है? मैं तुमसे कहूं -3.4, इसकी वैल्यू कितनी होगी? -4, विच इज लेस देन -3.4, है ना? मानते हो बात को? दो प्रॉपर्टी क्लियर हो गई। प्रॉपर्टी नंबर 3 देखो। प्रॉपर्टी नंबर 3 कहती है अगर मान लीजिए कि x जो है वो n लिखा है, n तो जानते हो ये इंटीजर होगा पक्का। अगर किसी भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू n के बराबर है तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि जो x है वो n+1 से छोटा है या मोर देन आर इक्वल टू n है। ये बात समझ में आई नहीं आई? जैसे मैं तुमसे कहूं बेटा समझाने के लिए, मैं तुमसे कहता हूं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x की वैल्यू 6 है, इसका मतलब क्या हो गया बताओ? इसका मतलब ये हो गया कि जो x है वो लेस देन 7 होगा या ग्रेटर देन इक्वल टू 6 होगा। मानते हो ना? क्योंकि जब 7 से छोटा होगा तभी तो उसका आंसर 6 आएगा। तो कोई भी वैल्यू अगर इंटीजर वैल्यू दी हुई है ग्रेटर देन फंक्शन की, तो जो फंक्शन होगा वो क्या होगा? 6 और 7 के बीच में लाई करेगा। ठीक है ना? यहां पर तो हमेशा ध्यान रखो कि अगर ग्रेटर इंटीजर फंक्शन x की वैल्यू n दी हुई है तो हमेशा वो n+1 और n के बीच में लाई करेगा, और जहां पर n इक्वलिटी होगी और n+1 इक्वलिटी नहीं होगी। नंबर 4 बेटा प्रॉपर्टी हो गई है। नंबर 5 प्रॉपर्टी देखो। नंबर 5 प्रॉपर्टी कहती है कि अगर -x लिखा हुआ है तो विदाउट एनी हेजिटेशन माइनस को बाहर बुला लो, लेकिन शर्त बेटा ये है कि ये एक इंटीजर होना चाहिए। x मस्ट बी एन इंटीजर। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा इसमें। दूसरा पार्ट देखो जरा सा, अगर आपसे कह दिया जाए कि जो x है वो इंटीजर नहीं है, तब क्या होगा इसका आंसर? तो आप कहोगे तब इसकी वैल्यू -x -1 के बराबर होगी अगर x कोई इंटीजर नहीं है। जैसे मैं तुमसे कहूं -7 क्या होगा, तो आप कहोगे इंटीजर है तो -7 मतलब -7 हो जाएगा। लेकिन अगर देखो मान लो मैं तुमसे कहूं कि -3.4 लिखा है, तो ये -3.4 और -1। अब जब देखो 3.4 की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 3, तो -3 -1 कितना आया? -4 आया ना। देखो यहाँ पे इसकी वैल्यू -4 होगी ना, होगी। समझ में आ गई बात आप लोगों को? अब जरा कुछ प्रॉब्लम्स कर लेते हैं भाई ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पर। तो नेक्स्ट है हमारा प्रॉब्लम्स ऑन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस। बेटा पहली प्रॉब्लम क्या दी हुई है? जैसे आपके सामने लिखा है कि 2x - 3 की वैल्यू 5 दी हुई है। अभी मैंने क्या बताया था बेटा? मैंने कहा था अगर किसी भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू दी हुई है तो इसका मतलब 2x - 3 क्या होगा? लेस देन 6 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 5। सब में 3 जोड़ दो, 5 3 8, लेस देन आर इक्वल टू 2x लेस देन 9, तो ये जाएगा 4 लेस देन आर इक्वल टू x लेस देन 4.5। ये आंसर आ गया। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा इसमें? तो आंसर कितना आ गया? 4 से लेकर 4.5 तक इसका आंसर आ गया। कोई कंफ्यूजन? अगर समझ में आ गया हो तो एक क्वेश्चन तुम लोग करके दिखाओ। सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 कह रहा है कि 2x + 1 की वैल्यू -2 के बराबर सॉल्व करना है। समझ लो बेटा क्या करोगे? 2x + 1 क्या होगा? लेस देन n + 1 का मतलब क्या हो गया?
n+1 का मतलब हो गया, मैंने देखिए यहां पर ये लिखा है n, तो ये वैल्यू क्या होगी, -1 से छोटी होगी और ग्रेटर देन इक्वल टू -2 होगी। अब कर लोगे ना इसको, कोई कंफ्यूजन? समझ में आ रही बात? चलो थर्ड पार्ट तुम्हारे लिए। 2 माइनस 3x बराबर 7 लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए, ठीक है ना, हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। जैसे मैं तुमसे कहूं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स स्क्वायर लिखा है, इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करोगे भाई? तो वही काम, कहानी वही है, एक्स स्क्वायर यहां पे -4 लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर -4x, ये माइनस लिखा बेटा, चार के टोटल घटाने तीन है तो 4 और 1 होंगे, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा x -4 एक ब्रैकेट में और x + 1 एक ब्रैकेट में। तो इसका मतलब हो गया x बराबर 4, ये x बराबर -1। इसका बेटा आंसर क्या होगा, तो कहोगे x की वैल्यू लेस देन 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 4, और यहां पे क्या आएगा, x इज लेस देन और इक्वल टू, सॉरी, लेस देन 0 ग्रेटर देन इक्वल टू -1, ठीक है ना। एनी कंफ्यूजन? ठीक है, तो इतना समझ में आ गया आप लोगों को। एक सवाल तुम्हारे लिए है, तुम्हें इसका आंसर बताना है। ये 1/3 + 1/99 लिखा है, 1/3 2/99 लिखा है, 1/3 1/3 66/99 लिखा है। इसकी वैल्यू क्या होगी? ऑप्शन 0, 1, 65 और डी कैन नॉट बी डिटरमाइन, ठीक है। कोई कंफ्यूजन तो नहीं बेटा इसमें? समझ में आ गई बात? अब हम लोग बात करने जा रहे हैं अपने नए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो चुका है। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं अपने नए फंक्शन के बारे में, जिसका नाम है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। बेटा एक्सपोनेंशियल फंक्शन समटाइम इसको पावर फंक्शन भी कहा जाता है। ये क्या होता है, अगर मान लो f सच दैट r/r लिखा हुआ है, तो fx बराबर a⁴x, जहां पर a कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, और दूसरा कि a की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए। ऐसे फंक्शंस जो है वो आपके एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाते हैं, ठीक है। तो जरा बात आती है कि सबसे पहले इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, इस पे चर्चा करते हैं। ठीक है, तो देखो
दो केस बना ले रहे हैं। केस वन, व्हेन ए इज मोर देन वन, तो अगर ए मोर देन वन होगा तो दिस इज वाई बराबर ए टू द पावर एक्स का ग्राफ है। और अगर केस टू, अगर मैं तुमसे कहूं कि ए की वैल्यू लेस देन वन है, तो ग्राफ कैसा बनेगा? आप ग्राफ ऐसा बनेगा। ठीक है, एक ग्राफ जो है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और दूसरा क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कर दिया हुआ है। ठीक है ना, ये तो हमारा हो गया 0,1। दोनों जो कर्व है वो 0,1 के ऊपर आपस में मीट करेंगे। ये समझ में आ गया आप लोगों को? कंफ्यूजन तो नहीं है? अच्छा, अगर मैं तुमसे पूछूं इस ग्राफ को देख के तुम्हें क्या क्या चीजें दिखाई पड़ रही हैं, तो तुमने देखा, सबसे पहले कहा कि सर अगर ए एक से बड़ा है और x अगर इन्फिनेटिव की ओर जाएगा तो a की पावर x भी इन्फिनेटिव की ओर जाएगा। मानते हो ना? देखो इधर जा रहे हैं, इन्फिनेटिव की ओर जा रहा है। दूसरा, अगर तुमसे मैं कहूं कि x की वैल्यू जो है वो माइनस इन्फिनेटिव की ओर जाए तो a की पावर x जो है वो 0 की ओर जाएगी। देखो यहां पर क्या हो रहा है, ये माइनस इन्फिनेटिव है और यहां पर ये क्या हो रहा है, एकदम मीट कर रहा है। तीसरी बात देखो, अगर हम a की वैल्यू 1 से छोटी ले लेते हैं, अगर x इन्फिनेटिव की ओर जाएगा तो a की पावर x क्या हो जाएगा, 0 की ओर जाएगा। और अगर x माइनस इन्फिनेटिव जाएगा तो a की पावर x प्लस इन्फिनेटिव की ओर जाएगा। अच्छा, दूसरी बात देखो बेटा, इस फंक्शन की जो आउटपुट है, आप चाहे x नेगेटिव रखो या y पॉजिटिव रखो, x नेगेटिव या x पॉजिटिव, तो आप देख रहे हो कि जो कर्व मिल रहा है बेटा वो हमेशा x एक्सिस के एबव लाई कर रहा है। x एक्सिस के एबव लाई करने का मतलब क्या हो गया कि हमेशा y पॉजिटिव है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि कभी भी अगर a की पावर x लिखी है तो इसका आउटपुट हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, इक्वल टू 0 भी कहीं पे नहीं है। तो अगर मैं तुमसे पूछूं इस कर्व को देख के, कैन यू टेल मी अबाउट द डोमेन, तो आप कहोगे डोमेन ऑफ द फंक्शन जो है वो ऑल रियल वैल्यूज है, मतलब x कुछ भी रख सकते हो। और रेंज ऑफ द फंक्शन क्या है, तो आप कहोगे 0 से लेकर इंफिनिटी तक, जिसमें 0 और इंफिनिटी दोनों ही शामिल नहीं है। बात समझ में आ गई? कोई कंफ्यूजन तो नहीं बेटा इसमें? अच्छा, अब यहां पे देखो जरा सा कुछ प्रॉपर्टीज हम लोगों ने जो पढ़ चुके हैं उनको फटाफट बता दे रहे हैं कि अगर कभी भी a की पावर 0 लिखी है तो 1 के बराबर होगा। ठीक, शर्त क्या है बेटा? भाई शर्त यह कि a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, बाकी यहां पे एक कोई भी रियल नंबर हो सकता है। ठीक है ना? दूसरा है a की पावर x, a की पावर y लिखी तो a की पावर x प्लस y हो जाएगा। a की पावर x अपॉन a की पावर y लिखा तो a की पावर x माइनस y हो जाएगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को बढ़िया तरीके से? देखो अगर आप लोग बताओगे ना कि हमें समझ में अच्छे से आया, कोई कमेंट तुम लोग नहीं करते हो पूरी वीडियो, इसका मतलब तुम लोग जो है वो प्रॉपरली नहीं देखते हो। थोड़ा देखा उसके बाद में बंद कर दिया, तो बेटा ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप पढ़ रहे हैं तो बच्चों ये बेसिक कंसेप्ट है, ये आपको मैंने बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया हुआ है, लेकिन आप लोगों में कोई भी कमेंट नहीं लिखता है कि कुछ समझ में आया कि नहीं आया, ना कोई लाइक मिलते हैं। तो ऐसे जो है ना, फिर वो टीचर जो है उसको लगता है कि कोई बच्चा उसको देख ही नहीं रहा है। तो जैसे कवि होते हैं, कवि, तो कवि को अगर तालियां ना बजाओ ना तो उनको लगता है कि किसी को कविता समझ में नहीं आ रही है। तो वही हाल मास्टर का भी है। अब मैंने पढ़ाया पूरा जी जान लगा के और तुमने लाइक नहीं किया या कोई कमेंट नहीं किया, तो टीचर लगेगा किसी बच्चे ने देखा ही नहीं, है ना? तो मैं आप लोगों से बेटा रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको ये समझ में आ रहा है जो मैं लिख रहा हूं या मैं पढ़ा रहा हूं, तो यू मस्ट राइट समथिंग फॉर मी, जिससे कि मैं अपने अंदर, क्योंकि देखो भाई ये जो नया जमाना है, नए जमाने में जो ऑनलाइन क्लास चल रही है, तो इसमें सिर्फ इमेजिनेशन ही करके मुझे लग रहा है कि मेरे बच्चे बहुत सारे सामने बैठे हुए हैं, मैं उनको पढ़ा रहा हूं। तो अब आई इंटरेक्शन हो रहा होता तो मैं बच्चे की शक्ल देख के जान जाता कि भाई इसको समझ में नहीं आया, मैं दोबारा बता दूं। लेकिन ऐसा होता नहीं भाई, अब ऑनलाइन में चल रहा है तो मैं जान ही नहीं पा रहा हूं कौन बच्चा पढ़ रहा है, कैसा देख रहा है, उसको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। तो ये जब तक तुम अपने कमेंट नहीं लिखोगे,
है ना, तब तक मुझे समझ में नहीं आएगा कि हमें क्या आगे बेटर करना है आपके लिए। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा इसमें? चलो देखो, दूसरा बेटा ये प्रॉपर्टी अपने पढ़ी थी आपने कि ए की पावर माइनस एक्स लिखी है तो 1 अपॉन ए की पावर एक्स हो जाती है। ठीक है, तो इतना ही ध्यान रखो। फिर इसके बाद में आता है एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट। ये ई आपने कई बार देखा होगा क्वेश्चन में ई लिखा रहता है। तो भाई एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट क्या है भाई, जरा समझो मेरे बारे में, इसके बारे में। तो एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट, जैसे आप लोगों ने पाई पढ़ा, पाई पाई एक इरेशनल नंबर होता है, ठीक उसी तरीके से ई जो है वो भी एक इरेशनल नंबर है। और इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू अगर डेसिमल के 2 प्लेस तक ले लें तो 2.7 होती है, और 71, और 3 तक लो 0.78, लगभग ये वैल्यू होती है तुम्हारी। और तुमको पता है बेटा इसकी हिस्ट्री के बारे में कि एक मैथमेटिशियन थे, ये स्विस मैथमेटिशियन थे, लियोनार्ड आइलर। अब प्रोनाउंसिएशन कुछ भी हो, तो इन्होंने सबसे पहले ये ई के बारे में बताया था। तो ये उन्हीं के नाम पर ई है, जो ईलर है ना, तो ई लिखा हुआ है ना, इसीलिए इसको सम्मान देने के लिए फर्स्ट लेटर इसका ई लिखा गया हुआ है। ठीक है, अच्छा आप जरा बताओ, अगर हम लोग कहते हैं कि ए की जगह पर ई लिख दें तो ए की पावर एक्स, ए की पावर एक्स हो जाएगा। तो इसको बेटा हम लोग बोलते हैं नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, ई की पावर एक्स बेटा क्या कहलाता है, ई की पावर एक्स कहलाता है नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाता है। ठीक है, तो अगर मैं तुमसे कहूं कि भाई ग्राफ ऑफ ई की पावर एक्स कैसा होगा, तो आप समझ लो बेटा ग्राफ ऑफ ई की पावर एक्स जो है वो सेम वैसा ही होगा जैसा ए की पावर एक्स का होता है जब ए की पावर एक्स एक से बड़ी हो। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ वाई बराबर ई की पावर एक्स। समझ में आ गई बात? और बेटा इसकी डोमेन क्या है, तो आप कहोगे डोमेन ऑल रियल वैल्यूज, और रेंज ऑफ फंक्शन क्या है बेटा, तो आप कहोगे 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, दोनों ही ओपन ब्रैकेट में है। समझ में आ गई बात? कोई कंफ्यूजन तो नहीं बच्चों इसमें? पक्का समझ में आ गई बात? तो आज बच्चों हम लोग अपनी क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। आपको कैसा लगा ये जरूर बताइए, क्योंकि बिना आपके रिव्यू से हमको समझ में नहीं आएगा कि मैंने क्या पढ़ाया तुम लोगों को, और तुम्हें कुछ समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, नेक्स्ट सेशन पर बेटा हम लोग अपने लॉगरिदमिक फंक्शंस उन पर डिस्कशन करेंगे, प्रॉब्लम्स जो है एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शंस पर उन पर डिस्कस करेंगे, और उसके बाद में हम लोग 1 1 मेनी 1 और ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस इनके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए मैं पुनः आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, और ईश्वर देव प्रार्थना करता हूं कि आप जो बच्चे खूब मेहनत से पढ़ें, सबका सिलेक्शन एनडीए के एग्जामिनेशन में हो, जिससे माननीय मुख्यमंत्री जी की जो महत्वाकांक्षी योजना है उससे सभी लोग लाभान्वित हों। और बच्चों ये बात मैं तहे दिल से कह रहा हूं कि अभी तक ऐसी कोई भी सरकार नहीं आई जिसने प्रतियोगी छात्रों के लिए इतनी व्यवस्था बनाने की सोचा भी हो। तो ये हमारे कमिश्नर साहब और माननीय मुख्यमंत्री जी की बहुत बड़ी योजना है, और आप सभी लोग इसका लाभ उठाइए। जय हिंद, जय भारत।